नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सत्यपाल मलिक को बहुत तेजी से लगी हुई थी। एक इंटरव्यू में हमने सबने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं राण हो गया हूँ और कहा राण से बड़ी गाली नहीं होती है। और राण के आगे करण थापर ने जब थोड़ा और खुतियाया तो उन्होंने कहा कि देखो राण का मतलब होता है मेरी सिक्योरिटी ले ली, मुझे निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया, गवर्नरनी ले ली, मतलब गवर्नर थे, गवर्नर नहीं रहे, अब राण से बड़ी क्या गाली हो सकती है। ये बात अपने आप में जो कानून के स्टूडेंट्स हैं उन उन उनसे ये बात आसानी से समझी जा सकती है या वो आसानी से समझ सकते हैं। राज में क्वेश्चन पूछता है वकील, परेश रावल वकील बने हुए हैं और अक्षय कुमार से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने कहा था कि शी इज़ लुकिंग रेविशिंग। वो कहता मेरा इंटेंशन, बड़े इंटेंशन सब हम ढूंढ लेंगे, तुम सिर्फ इतना बताओ क्या तुमने कहा था शी इज़ लुकिंग रेविशिंग। तो बोले हाँ ये मैं कहा था। बोले बस इतना ही, हाँ कहा था, बस इतना सफिशिएंट है कि तो ये जो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम चलता है उसने परेश रावल में ने वहाँ पर ये सिद्ध किया था कि इंटेंशन, इसके मन में कहीं इंटेंशन था, यानी कि दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था। यहाँ पर अगर सत्यपाल मलिक को देख लोगे तो सत्यपाल मलिक ने जैसे ही कहा था कि राण से बड़ी क्या गाली हो सकती है और मैं राण हो गया, अगर कानून की भाषा में जब इनसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये साफ पता लगेगा कि साहब ये जो इनके हाथ से गवर्नर का पद चला गया ये उसका परिणाम है कि वो इस तरह की इनर्गल बातें कर रहे हैं और ये इंटेंशन सिद्ध करता है, ये दिमाग में मेंस रिया सिद्ध करता है कि दिमाग में ये कुछ चल रहा था। अब देखिए कितना भी अच्छा आप उसको स्क्रिप्ट करें लेकिन फंसना स्वाभाविक है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फंसना स्वाभाविक है और जब आप फंसते दिखाई पड़ेंगे तो फिर दूसरे इंटरव्यू में आप उसको वापस भी लेंगे। इन्होंने क्या किया कि जिस समय इंटरव्यू पिछले जनवरी 2022 का इंटरव्यू था, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, किसान मूवमेंट चल रहा था, किसानों के मसीहा बनना चाहते थे, उस समय उन्होंने बयान दिया था कि अमित शाह जी ने ये बताया कि प्रधानमंत्री पागल हो गया है, लेकिन करण थापर को उन्होंने ये बताया कि वो बयान मैं वापस लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या मतलब उस समय चूंकि अमित शाह जी आर्किटेक्ट थे 2022 के चुनाव के, इसलिए अमित शाह जी का मोदी जी के साथ डिस्प्यूट खड़ा किया जाए और डिस्प्यूट खड़ा हो भी सकता था अगर कुछ उथले टाइप के नेता होते। जो आजकल जो नेतागिरी चल रही है, जरा सी बात कही और उतरे में उद्वेलित हो गए और ये हो गया। अब बात यहां पर आती है कि सत्यपाल मलिक बड़बोलेपन में पहले बोले थे या बाद में बोले थे। दूसरी बात, मैंने आपको याद है ना, मैंने पिछले परसों या नरसों मैंने कहा था, मुझे लगता है उसी का रिएक्शन है कि निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में आ गया होगा और सीबीआई ने इनको नोटिस कर दिया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि लाल चौक से जो अफवाह उड़ती है वो अफवाह भी शाम की खबर बनती है और सच हो जाती है। अब लाल चौक से अफवाह उड़ी और अफवाह बन गई तो करण थापर ने पूछा कि क्या तुमको पैसे ऑफर हुए थे? बोले मुझे किसी ने नहीं कांटेक्ट किया, लेकिन ये खबर थी कि इसमें 150 करोड़ है। फिर उन्होंने कहा कैसे खबर थी 150 करोड़ है? तो बताया कि भाई गवर्नर का हिस्सा होता है, यानी कि अगर इस तरह की कोई फाइल होगी तो गवर्नर का हिस्सा होता है और गवर्नर का चूंकि हिस्सा होता है तो उसमें 150 करोड़ थे इन दो फाइलों में। इतना बोलना था। मैंने कहा था कि अब ये फंस जाएंगे और फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि झूठ के सिर पैर नहीं होते और झूठ झूठ होता है। क्योंकि मेरा कहना उस समय ये था, मैंने उस समय भी कहा था कि भैया अगर आपको किसी ने 150 करोड़ रुपए ऑफर किए थे तो आपने ये बताइए कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी कि भाई ये मुझे रिश्वत देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें भी मैंने कहा था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में
आपकी एफआईआर दर्ज करवाते कि भाई ये हमको धन देने का प्रयास कर रहे थे। अब अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आपको किसी ने संपर्क किया, पहले तो आप कहते हो किसी ने संपर्क नहीं किया, मैंने तो केवल हवा में सुना, अफवाह आई थी, तो वो जो हवा आई थी वो हवा सत्य कैसे हो गई? तो सत्यपाल मलिक बताएंगे सत्य कैसे होगी। और अगर आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर का 150 करोड़ उसमें होता ही है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो 150 करोड़ होता है, वो हाइडल प्रोजेक्ट की बात करें या इंश्योरेंस प्रोजेक्ट की बात करें, और मैंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो मुझे 150 करोड़ मिलता। यानी कि पुरानी फाइलों में आपको पैसा मिलता आया है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि पुरानी फाइलों में आपको पैसा कैसे मिलता है और वो कहाँ गया पैसा। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये एंटी करप्शन का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए आपको ये एविडेंस देने पड़ेंगे कि आखिर इस मामले में अनिल अंबानी जी की कंपनी ने आपको कैसे ऑफर किया। तो फिर एक्शन तो अनिल अंबानी पर भी होना चाहिए ना। आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि 150 करोड़ उसमें इन्वॉल्व था। फाइल जो मुझे ऑफर की गई थी उस फाइल में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, इसलिए मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी, और करता तो 150 करोड़ मिलता। अब इसको दूसरी तरह से समझिए। हमने आपको एक इंश्योरेंस का प्लान बताया, जो इंश्योरेंस का काम करने वाले होंगे, सर्विस सेक्टर के लोग होंगे, उनको मालूम। इंश्योरेंस का प्लान बताया जाता है, कंपनी का एक एम्प्लॉई आता है, वो आपको 10-12 प्लान बताता है, भाई साहब ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। हम अपना दिमाग लगाते हैं मेरे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। कंपनी ने, रिलायंस ग्रुप जो अनिल अंबानी के पास है, उसने एक इंश्योरेंस की फाइल बनाई, एक ऑफर दिया। ऑफर गवर्नर के पास गया। चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं, गवर्नर ही जब तक जो ये 370 डाइल्यूट नहीं हुआ था, पैसे से खत्म नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर का संविधान गया नहीं था, तब तक गवर्नर रूल होता था जम्मू कश्मीर में। प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, और प्रेसिडेंट रूल भी गवर्नर के थ्रू वहां होता था। और गवर्नर के पास, एज पर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव दोनों पावर होती थी। यानी कि विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, कोई कानून बनाने के लिए विधानसभा जाने की आवश्यकता नहीं है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही गवर्नर हो जाते थे एज पर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सरकार और विधानसभा दोनों गवर्नर है। गवर्नर कानून भी बना सकता है, गवर्नर उसको इंप्लीमेंट भी कर सकता है, और इतना पावरफुल होता था गवर्नर। गवर्नर साहब, आप इतने पावरफुल थे, आपको ऑफर किया गया, आपके पास ही ऑफर आना था और कोई था ही नहीं, क्योंकि सरकार के पास जाना नहीं था, आप ही सरकार थे। तो फिर रिलायंस ग्रुप ने इनको एक ऑफर बनाया कि भाई हम आपके एम्प्लॉइयों को ऐसे ऐसे करके उनको इंश्योरेंस देंगे। आपने वो इंश्योरेंस पढ़ा। मेरे पास कोई इंश्योरेंस का एम्प्लॉई आता है, वो या कोई एजेंट आता है, वो कहता है भाई साहब ये इसमें ऑफर है। मैं कहता हूँ फाइल छोड़ जाओ, ये तुम्हारा ऑफर छोड़ जाओ। मैं पढ़ता हूँ, मुझे ऑफर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है, इससे बेटर मेरे पास इंश्योरेंस भी है, और आपने जो ऑफर दिए हैं हम आपकी कंपनी से नहीं लेते। मैंने क्या किया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हुआ या ऑफर रिजेक्ट हुआ? वो कहते हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया। कानून की भाषा में ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है और दोनों पार्टियां उस पर सहमत होकर साइन कर लेते हैं। सेक्शन 2 पढ़कर देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बता देगा कि ऑफर का मतलब क्या होता है। 2A में ऑफर की परिभाषा है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो 2G 2H में परिभाषा है। कुल मिलाकर बात यह आई कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने का नंबर नहीं। और ऑफर जो दिया गया था आपको पसंद नहीं आया, आपने मना कर दिया। आपने हाइडल प्रोजेक्ट में भी अगर आपको ऑफर अच्छा नहीं लगा था, मना कर दिया। बहुत सारी कंपनियां ऑफर लेकर गई होंगी आपके पास, और बहुत सारी कंपनियों ने आपको ऑफर किया होगा कि भाई आपके एम्प्लॉय जितने यहाँ पर काम करते हैं इनको हम देंगे इंश्योरेंस। किसी ने इंश्योरेंस दिया भी होगा। सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपने वो ऑफर रिजेक्ट किया था तो किसी और का ऑफर एक्सेप्ट किया था क्या? और अगर किसी और का ऑफर एक्सेप्ट किया था तो 150 करोड़ रुपया जो स्वाभाविक आना होता है वो आया था क्या? कहाँ है वो? हाइडल प्रोजेक्ट भी अगर आपने किसी और का स्वीकार किया था तो कहाँ है वो?
नहीं स्वीकार किया था तो भाई ठीक है, नहीं स्वीकार किया था तो गवर्नर के हटने के बाद ये भी मलाल होगा कि 300 करोड़ मेरे चले गए, बीइंग ए गवर्नर मेरे होने चाहिए थे, और अब नए गवर्नर साहब आ गए हैं, एलजी साहब आ गए हैं, ये सब वो ले जाएंगे। तो क्या उस बात के मलाल की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है? अब सीबीआई आती है, क्योंकि आपने तो उस पर एफआईआर करवाई नहीं थी, क्योंकि आपने ऑफर रिजेक्ट किया था और आपका कहना था गवर्नर का हिस्सा होता ही है, वो जो गवर्नर होता उसको साइन करता तो उसको 150 करोड़ मिलता। ये हमारी मैकेनिज्म है, ये तो हमारे देश का पूरा बच्चा बच्चा जानता है कि कोई फाइल अप्रूव्ड की गई है तो वो मशीनरी के हिसाब से उसका जो अकाउंटेंट है ना, उसकी भी चवन्नी हो सकती है, उसका जो वेरीफाई करने वाला है संगणक, उसकी भी चवन्नी हो सकती है। यानी कि अगर रिश्वत कहीं पर 20% 25% चली है तो वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं है वो सीईओ के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक अधिकारी के पास जाएगी। हम सब जानते हैं उसमें 10-10 पैसे 15-15 पैसे, सबसे छोटा वाला एम्प्लॉय है उसमें भी 10-15 पैसे बटते ही होंगे। राजीव गांधी तो ये कहते थे 85% बढ़ जाता है, 15% पहुंचता है, होता होगा अगर रिश्वत चल रही है तो, क्योंकि अकेला एक आदमी रिश्वत लेकर नहीं रह सकता, डिपार्टमेंट उसको खा जाएगा, क्योंकि उसमें 20 लोगों के साइन हुए होंगे, 20 हाथों से फाइलें गई होंगी और ये पता लग जाएगा इसमें ये है, तो उसको डिपार्टमेंट खा जाएगा निश्चित रूप से, उसको कुछ नहीं करने देगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया सुविधा शुल्क जिसको कहते हैं ये है। इसीलिए गवर्नर को भी, अगर ये है तो गवर्नर के समय पर, उनके समय पर अगर वहां पर ये था तो गवर्नर का 150 करोड़ बनता है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बन रहा होगा क्योंकि सरकार भी वही है और विधानसभा भी वही है, तो उनकी मोटा माल होता होगा, वैसे सरकार विधानसभा में बंटता होगा। तो जो दूसरी फाइल हुई उसका पैसा, अब आपने एफआईआर करवानी चाहिए थी, आपने एफआईआर नहीं करवाई क्योंकि आपको कोई ऑफर पैसे का आया नहीं, ऐसा आप कहते हैं लाल चौक से हवा उड़ी और वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई कि इसमें 150 करोड़ रुपया है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुझे उसमें खामियां लगी इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अब सीबीआई इनसे पूछ रही है एंटी करप्शन में कि साहब बताओ किसने ऑफर दिया था, बताओ कितना ऑफर आया था, बताओ पहले जो आपने कहा कि उसमें 150 करोड़ होता ही है, तो पहले बताओ उससे पहले इस तरह की फाइलें गई उसका पैसा कहाँ गया होगा। अब बताओ जो उसके बाद आपने जो उस पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसका पैसा कहाँ गया होगा। सीबीआई ने इस मामले में उनको नोटिस कर डाला एंटी करप्शन में, इसलिए नहीं कर डाला कि वो दोषी है, इसलिए कर डाला कि कम से कम बताओ तो इस तरह का खेल चलता है क्या भारत में। भारत में तो क्लीनिंग चल रही है और केंद्र सरकार क्लीनिंग पर लगी हुई है और क्लीनिंग करके करप्शन खत्म करना चाहती है, लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसा वहां पर चला था, तो कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं बनता क्या? क्या अटेम्प्ट टू डू द करप्शन मामला नहीं बनता? मनीष सिसोदिया तो पॉलिसी बनाने में ही फंसे हुए हैं कि पैसा ढूंढ नहीं पा रही है कोई भी एजेंसी, क्यों? क्योंकि वो पैसा तो गोवा में खर्च हो गया और यही उनकी प्ली है कि साहब पैसा तो मिल नहीं रहा। लेकिन सीबीआई उस मामले में कह रही पैसा तो सब खत्म हो गया, चलो जला दिया, बूद दिया, जमीन में गाड़ दिया, समुद्र में फेंक दिया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी तो की थी, चला तो था। पैसा अगर था नहीं मिला तो भी दोषी तो हो, अगर पैसे के दोषी नहीं हो तो पॉलिसी के दोषी तो हो। अगर आप कहते हो मुर्दा नहीं मिला लेकिन आदमी मर गया, तो फिर मुर्दे आदमी को मारने की कॉन्स्पिरेसी के दोषी तो हो सकते हो। मुर्दा मिलेगा तब मिल जाएगा, चलो मुर्दा नहीं मिलता तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला तो बनता है, अबेटमेंट का भी मामला बनता है। तो फिर बिल्कुल वैसे ही यहां पर इस केस में सत्यपाल मलिक आप अपने बयानों की वजह से बहुत बुरे फंस गए। मैंने आपसे कहा था अभी तो एनएसए को काम करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को काम करना चाहिए कि सत्यपाल मलिक को अगर ये मालूम था कि एक्सप्लोजिव्स का एक बैन वहां घूम रहा है और वहां से सीआरपीएफ के लोग निकल रहे हैं, तो क्या कहीं सत्यपाल मलिक के संज्ञान में था? और सत्यपाल मलिक के संज्ञान में था और उसके बावजूद 40 सैनिक हमारे देश के चले गए, तो उसका दोषी कौन? जब पूरी पावर गवर्नर के पास होती है तो फिर इंटेलिजेंस फेल हो सकती है, हो गई होगी। इंटेलिजेंस मैंने कहा था इंदिरा गांधी के लिए फेल हो गई, राजीव गांधी के लिए फेल हो गई, कितने सारे इंटेलिजेंस फेल होती है। क्या सत्यपाल मलिक ये कहना चाहते थे कि अपने ही देश में
सीआरपीएफ को चलने के लिए पाकिस्तान से डर डर कर चलना चाहिए और हेलीकॉप्टर से ही उनको भेजना चाहिए, जमीन से उनको नहीं चलना चाहिए? क्या सत्यपाल मलिक ये कहना चाहते थे कि हमारे राज्य में, यानी कि उनके गवर्नर रहते, उनका राज्य सुरक्षित नहीं है? क्या सत्यपाल मलिक ये कहना चाहते हैं कि उनके राज्य में सीआरपीएफ या फौज उनके राज्य से पैदल नहीं चल सकती या गाड़ियों से नहीं जा सकती? इतना खौफ उनको पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस या इनको पता थी। अगर तुमको पता थी कि ये खतरा है तो आपने उस समय नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को बताया था क्या? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इनकी जांच भी करनी चाहिए कि कहीं सत्यपाल मलिक का तो पूरा खेल नहीं है। और जो पैसे की बात आती है और जो 150-150 करोड़ रुपए रिश्वत की बात आती है, जितनी फाइलें उन्होंने की हों सब में पूछा जाना चाहिए भाई, अगर होता है तो इनमें भी हुआ होगा, और जो हुआ होगा तो बताओ। अब हो सकता है उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव जो लोग लड़ रहे थे उनके समविचार लोग, उनको दे दिया हो सकता है 300 करोड़ पीयूष जैन को रिकवरी हुई उनको दे दिया हो सकता है उत्तर प्रदेश में उस समय 500-700 करोड़ रुपया चुनाव के पहले पकड़ा गया उनको दे दिया हो, इन्हीं का रुपया हो सब। ये सब बातें सीबीआई को बतानी पड़ेंगी। सीबीआई सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये बताओ करप्शन आपने नहीं किया तो करप्शन हुआ कहाँ, और करप्शन हुआ तो आपके विचार क्या हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन इन्वॉल्व है। मुझे लगता है सत्यपाल मलिक अब दोनों ही मामलों में फंसने वाले हैं, और जैसा मैं पूर्व में आपको बता रहा हूँ एनएसए लगनी चाहिए उनके खिलाफ, वो एक्सप्लोसिव के मामले में। ये नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या होगा, सत्यपाल मलिक बल बोले पर में बोल गए, क्या किसी और को अब इंटरव्यू देंगे? और जो मैं कह रहा हूँ कि इन पॉइंटों के आधार पर कोई इंटरव्यू लेने जाएगा, मजा तो तब आएगा जब सत्यपाल मलिक अब भविष्य में फिर इंटरव्यू दें और नए सिरे से बताएं। और इंटरव्यू लेने वाला अब की बार कौन है मालूम है? अब की बार इंटरव्यू लेने वाली सीबीआई है। और सीबीआई जब इंटरव्यू लेती है, द वायर को तो दे दिया, रवीश कुमार को तो दे दिया, जब सीबीआई इंटरव्यू लेती है तो वो रियल इंटरव्यू होता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, वो उसके आधार पर केस भी फाइल होता है। तो इंटरव्यू देने का जितना शौक सत्यपाल मलिक को था उतना भविष्य में रहेगा सीबीआई को इंटरव्यू देने के बाद, वो तो पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।